हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। बच्चों, आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके साइंस के फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। एनसीईआरटी में 12वां चैप्टर है ये, और यदि आप साइड बुक से पढ़ते हो जैसे कि एसएन से पढ़ते हो तो उसमें पहला चैप्टर आपको मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक, सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कहते किसको है, इलेक्ट्रिसिटी किसको कहा जाता है। ठीक, देखिए इलेक्ट्रिसिटी है क्या? एक ऐसा फिजिकल फिनोमिना जो किससे एसोसिएटेड है? प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रेजेंस या फ्लो से जो फिजिकल फिनोमिना एसोसिएट होता है उसी को बोला गया है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का होना या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो करना, यही कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी। आ रहा बात समझ में? अब यहां पर एक टर्म आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज। पहले हमको इसका मतलब समझना होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज हम किसको कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज हम किसको कहते हैं, ये किस तरह का वर्ड है, किस चिड़िया का नाम है ये इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, हमको ये पहले समझना होगा। अच्छा, समझते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। जैसे आपके पास जैसे कोई एक बॉडी है, कोई सब्सटेंस है, तो इसे मानिए सपोज करिए कि ये मार्कर है, तो इस मार्कर का एक लेंथ है। ठीक, इस मार्कर के पास मास भी होगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि इस मार्कर के पास मास और इस मार्कर के पास लेंथ, मास और लेंथ ये इस मतलब मार्कर का अपना खुद का है। अपना खुद का है कहने का मतलब ये इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। भाई सिंपल सी चीज है, एक सब्सटेंस है तो उसके पास मास होगा, और यदि हम लेंथ की बात करें तो बिल्कुल उसके पास लेंथ भी होगा। उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी किसी बॉडी का जो है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। आ रहा बात समझ में? या हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या है? जिस तरीके से मास और लेंथ इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज भी किसी बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। अब बात आता है कि मास तो मैटर कंटेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक बॉडी के अंदर कैसे आया होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज एक बॉडी के अंदर कैसे आया होगा? ठीक है, तो एक चीज सबको मालूम है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि जितने भी सबस्टेंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बेसिकली ये तीन पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का हम लोग चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। ठीक, हर एटम में एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उस बॉडी के चारों तरफ जो है वो मूव करते हैं। ऐसा एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग क्लास 9th में पढ़ के आएंगे केमिस्ट्री में। हुआ क्या, जैसे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हम लोग किसको बोलते हैं। जैसे कोई भी दो ड्राई सब्सटेंस ले लेते हैं कोई भी दो ड्राई सब्सटेंस ले लेते हैं, ड्राई सब्सटेंस, उन दोनों, अच्छा जो दो ड्राई सब्सटेंस लेंगे वो अलग अलग नेचर के होंगे। ठीक है, जैसे हमने ले लिया एक ड्राई सब्सटेंस ए और दूसरा ड्राई सब्सटेंस ले लिया बी। अब इन दोनों को हम लोग रब करते हैं। ठीक, रब किए, रब करने के बाद इसको आपस में ऐसे किए और ऐसे रब किए। रब करने के बाद फिर से हम दोनों को सेपरेट कर दिए। क्या देखने के लिए मिला कि यदि हम लोग स्मॉल पेपर, वो छोटे छोटे पेपर्स या फिर एकदम सूखी हुई पत्तियां, ठीक है, यदि हम लोग ए के पास लेकर के जाते हैं तो क्या देखने के लिए मिलता है कि वो जो छोटे छोटे पेपर्स हैं वो ए में स्टिक कर जाते हैं। ठीक, बी के पास लेके जाते हैं, बी में भी जो है वो दूसरे तरह के मटेरियल लेके जाते हैं, दूसरे तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स लेके जाते हैं, वो भी स्टिक कर जाता है।
यहां से एक बात आई कि शुरू में जब इनको रब नहीं किया गया था, उस टाइम जब हम लोग ले गए थे तो ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी अट्रैक्शन नहीं था। जब इनको हम रब किए आपस में, फिर इसको अलग किए और उसके बाद कोई सब्सटेंस इसके नजदीक हम ले गए, तो इसके अंदर एक टेंडेंसी आई, वो चीजों को अपने अंदर, अपने पास जो है वो खींच लेता है और स्टिक करा लेता है अपनी बॉडी से। अब ये जो प्रॉपर्टी आई, ये प्रॉपर्टी के बारे में सोचा गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। शुरू में तो इस बॉडी के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, आखिर रब करने के बाद ऐसा क्या हो जा रहा है कि इसके अंदर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जा रही है। ठीक, अब वो मतलब सोचा गया कि कुछ तो है जो इस बॉडी पर आया है, वो जो कुछ इस बॉडी पर आया है उसी को नाम दिया गया जो है वो एक चार्ज है, और वही चार्ज को बेसिकली बोला गया फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आ रहा है बात समझ में? यानी कि वो चीज जो इस बॉडी के ऊपर आया, जिसके वजह से इसके अंदर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी आई, उसी को फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया गया। ठीक है, लेबोरेटरी में ग्लास रॉड लिया गया और सिल्क क्लॉथ लिया गया। ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ दोनों को आपस में रगड़ा गया। ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रगड़ने पर क्या देखने के लिए मिला कि ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ के ऊपर जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, उसी तरीके से वुल और इबोनाइट रॉड को लिया गया। जब इनको रगड़ा गया तो वुल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इबोनाइट रॉड के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। आ रहा बात समझ में? देखिए, इबोनाइट रॉड क्या है, नेचुरल रबर को जब हार्डनिंग करते हैं बाय द केमिकल प्रोसेस नोन एज वल्कनाइजेशन से जब हम लोग नेचुरल रबर को हार्ड करते हैं, यानी कि ड्यूरेबल मटेरियल के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, वो होता है उस रबर का वल्कनाइजेशन। यानी कि वल्कनाइज्ड रबर ही क्या कहलाता है? इबोनाइट रॉड कहलाता है। ठीक, इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके लेबोरेटरी में देखे गए। तो क्या कंक्लूजन मिला कि जब भी हम दो ड्राई सब्सटेंस को लेते हैं, यानी दो सब्सटेंस को लेते हैं और उनको आपस में रब करते हैं, तो रब करने पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है। इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होने का मतलब क्या कि सपोज कर लेते हैं कि यहां पर बॉडी ए के इलेक्ट्रॉन बॉडी ए को छोड़ करके और बॉडी बी में चले जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन बॉडी ए को छोड़ करके बॉडी बी में चले जाएंगे तो शुरू में इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर रही होगी, शुरू में इसके पास भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर रही होगी। लेकिन रब करने के बाद जब ए का इलेक्ट्रॉन बी में गया, तो यहां पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। जब यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी कि यहां पर निगेटिव क्लाउड बढ़ेगा, यहां पर जो निगेटिव क्लाउड है वो बढ़ेगा और यहां पर निगेटिव क्लाउड डिक्रीज होगा। निगेटिव क्लाउड डिक्रीज होने का मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव क्लाउड है ये बढ़ जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो एक चीज यहां से क्लियर हुआ कि दो बॉडी को रगड़ते हैं, दो बॉडी को रगड़ने पर, रब करने पर, यदि एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन छोड़कर दूसरी बॉडी में जाता है तो जिस बॉडी में जाएगा वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। आ रहा बात समझ में? अब एक चीज यहां पर ध्यान देना है कि बॉडी के ऊपर जो चार्जेस आ रहे हैं ये किसकी वजह से आ रहे हैं? तो ये आ रहे हैं किसके वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन? इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आपका जवाब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इज दैट सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। नोट करिएगा इसको अपने कॉपी में कि इलेक्ट्रॉन वो पार्टिकल है जो किसी भी बॉडी के ऊपर या तो पॉजिटिवली चार्ज होता या फिर निगेटिवली चार्ज होता, किसी भी तरह के चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। आ रहा बात समझ में? तो ये बातें आ गई हमारे जो है वो चार्ज की, कि इस तरीके से चार्ज जो है वो बॉडी के ऊपर आते हैं, रब करने से जो है वो बॉडी के ऊपर चार्जेस आए।
और हम लोग देखें कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। वही कंडीशन यहां पर हुआ होगा। ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ा गया। यदि ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या कि ग्लास रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन को सिल्क क्लॉथ को दिया होगा, तभी तो सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। वही सेम सिचुएशन यहां पर है। वुल को यानी कि वुलन क्लॉथ को इबोनाइट रॉड से रगड़ने पर यदि वुलन क्लॉथ के ऊपर यानी कि वुल के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज आया है, तो क्यों आया होगा पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन, ये जो वुल का इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल करके कहां गया होगा? इबोनाइट रॉड में गया होगा। अब बात आती है कि आखिर ग्लास रॉड का ही इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में क्यों गया, या फिर वुल का ही इलेक्ट्रॉन इबोनाइट रॉड में क्यों गया? तो इसके लिए बताया गया, इसके लिए हम लोग समझ लेते हैं कि हो सकता है कि ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कम रहा हो इन कंपैरिजन टू सिल्क क्लॉथ। तभी तो भाई सिंपल सी चीज है, यदि सपोज करिए कि ये आपस में कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड है, यदि ये वाला हैंड, ये वाला जो हमारा हैंड है, इस हैंड को इधर खींच करके ले जा रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये वाला जो हमारा हैंड है ये ज्यादा मजबूत होगा, ठीक। और यदि ये वाला हैंड ये खींचा हुआ चला जा रहा है, मतलब ये उतना मजबूत नहीं है। सेम सिचुएशन, यदि ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क क्लॉथ में जा रहे हैं, मतलब जो ग्लास रॉड का एटम होगा, जो ग्लास रॉड का एटम होगा और ये इसका जो न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये वीक होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होने के वजह से ग्लास रॉड अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया होगा रब करने पर, किसको? सिल्क क्लॉथ को, सिल्क क्लॉथ को। और यहां पर ग्लास रॉड के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? ग्लास रॉड के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ के ऊपर कैसा आ जाता है? निगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से जो है वो चार्जेस के बारे में जो है वो पता चला। इस तरह से चार्जेस के बारे में बताया गया, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी को बेसिकली दो टर्म में यहां पर डिवाइड किया गया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डील्स विथ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि वो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो रेस्ट में रहे, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो रेस्ट में रहे वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? वो बनाते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन करने लगते हैं, जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करने लगते हैं, तो वही इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या बनाते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। आ रहा है बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के रेस्ट पे होने का मतलब, इलेक्ट्रिक चार्ज के रेस्ट पे होने का मतलब ये है, जैसे ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से हम रगड़े तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऐसे से ग्लास रॉड को हम नॉर्मली छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर चार्जेस रेस्ट में आ गए। जब उसके ऊपर चार्जेस रेस्ट में आ गए तो हम लोग बोलेंगे कि ग्लास रॉड के पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब वो चार्जेस जो मूव नहीं करते हो, वो सिर्फ किसी बॉडी के ऊपर रहते हो, उसको बोला गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको बोला गया? सपोज करिए कि हमारे पास जो है वो दो बॉडी है, बॉडी ए और बॉडी बी, ठीक। बॉडी ए के पास जो है वो मान लेते हैं 100 चार्ज, और बॉडी बी के पास जो है वो मान लेते हैं हम लोग कि 10 चार्ज, ठीक। अब यूनिट वगैरह का चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अब सिंपल सी चीज है, अब नॉर्मली बताइए, हमारे पास कंटेनर है, ये एक कंटेनर है और एक ये कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में यहां तक पानी भरा हुआ है और इस कंटेनर में बस थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। यदि एक पाइप हम कनेक्ट करते हैं, यदि यहां से एक हम पाइप कनेक्ट करते हैं तो क्या देखने के लिए मिलेगा आपको? क्या देखने के लिए मिलेगा? यदि हम पाइप कनेक्ट करते हैं तो क्या देखने के लिए मिलेगा? तो यहां पर आपको वो देखने के लिए मिलेगा कि ये जो वाटर है इधर फ्लो करना शुरू करेगा और इसके अंदर आना शुरू कर देगा, ये वाटर इसके अंदर आना शुरू कर देगा। क्यों इधर वाटर आ रहा है? क्योंकि पानी यहां पर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा। सेम यही चार्जेस यहां, सेम यही कंडीशन यहां पर भी अप्लाई होता है कि जिस बॉडी के ऊपर चार्जेस ज्यादा हैं वो ज्यादा से कम की तरफ, यदि इसके बीच का मीडियम कंडक्टर का मीडियम है तो ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करना शुरू करता है, और उसी को इलेक्ट्रिक चार्जेस का मोशन बोलते हैं। और यही इलेक्ट्रिक चार्जेस का मोशन क्या कहलाता है? करंट
करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। आ रहा है बात समझ में? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए इसको एक बार आप लोग। ठीक है बच्चों, नोट हो गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं। हम लोग ने क्या देखा कि चार्जेस के दो टाइप्स हम लोग देखे। चार्ज के दो टाइप हम लोग को देखने के लिए मिला, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हम लोग क्या देखे, निगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ प्रॉपर्टी है, ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास दो बॉडी हैं और इन दोनों बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इन दोनों बॉडी को हम एक दूसरे के नजदीक ले आते हैं, यानी कि एक दूसरे के यदि हम लोग नजदीक इसको ले आते हैं तो यहां पर हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहां पर हमको ये देखने के लिए मिलेगा कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी कि यहां पर होगा क्या, यहां पर होगा रिपल्सन। यहां पर होगा रिपल्सन। मतलब क्या है कि हम ये बोल सकते हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं, जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक उसी तरीके से यदि हम दो बॉडी लेते हैं, दोनों के पास निगेटिव चार्ज है, यदि दोनों के पास निगेटिव चार्ज है तो भी यहां पर क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि सेम चार्जेस, सेम नेचर के चार्जेस यदि एक दूसरे के नजदीक हम ले आते हैं तो उन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। आ रहा बात समझ में? ठीक, उसके बाद यदि हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यदि इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक ले आए, यदि इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक ले आते हैं तो क्या देखने के लिए मिलेगा, तो उस सिचुएशन में ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आ रहा बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि यहां से दो सेंटेंस निकल के आते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ठीक, अच्छा, ये जो चार्ज है, ये चार्ज किसके वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के आने और जाने के वजह से चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के आने और जाने की वजह से चार्ज आ रहा है। अब बात आती है कि जैसे कोई बॉडी है, यदि उससे, उस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन यदि निकल जाए तो उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस बॉडी से निकले उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें जाए उसमें निगेटिव चार्ज। अब बात आता है कि एक इलेक्ट्रॉन यदि किसी बॉडी को छोड़ करके जाता है तो जिस बॉडी को छोड़ करके जाता है उस बॉडी पर कितना चार्ज आया, और जिस बॉडी में जाता है उस बॉडी पर कितना चार्ज आया। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, 1909 में दो साइंटिस्टों का नाम आता है, एक है रॉबर्ट मिलिकन और दूसरा है हार्वे फ्लेचर। उन्होंने जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है ये फाइंड आउट किया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या फाइंड किया और क्या उनको मिला, तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार किया, फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज प्लेट्स को रखे, उस चार्ज प्लेट्स में जो है वो ऑयल के ड्रॉप को जो है वो स्प्रिंकल कराया, फिर फोर्स का कंसेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कोलंबियन फोर्स है उसका कंसेप्ट लगा करके इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट की, और वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू आई वह थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है, चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है कूलम, वो होता है कूलम, जिसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम, जिसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज
कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज होता है। ठीक, अच्छा अब देखिए, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है। यदि अच्छा ये दोनों ये पूरे सिस्टम में है, ये दोनों एक पूरे सिस्टम में, यदि एक इलेक्ट्रॉन ए से निकल करके बी में चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन ए से निकल करके बी में चला जाए, तो ए के पास कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, बी के पास कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। आ रहा बात समझ में? अच्छा, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कितने का पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कितने का भाई, एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर गया है तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बी पर ये चार्ज गया है तो बी के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। कितना निगेटिव चार्ज आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का निगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अब बात आती है कि क्या ये जिस सिस्टम में ये दोनों बॉडी है, इस सिस्टम के चार्ज के ऊपर कोई असर पड़ेगा? समझ रहे बात को? ए के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का पॉजिटिव चार्ज, बी के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का निगेटिव चार्ज। ए और बी जिस सिस्टम में है, क्या इस सिस्टम में चार्ज के ऊपर कोई असर पड़ेगा? तो ध्यान दीजिएगा कि सिस्टम में चार्ज के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये बॉडी के ऊपर चार्जेस आएंगे और चार्जेस जाएंगे, आ रहा बात समझ में? लेकिन सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो एक सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, एक सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब सिस्टम के चार्ज घटते और बढ़ते नहीं है। बॉडी के ऊपर चार्ज जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन सिस्टम का जो चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। आ रहा है बात समझ में? क्लियर हुआ? अच्छा, अब बात आ जाती है चार्ज के डेफिनेशन की, कि चार्ज को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। यदि क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो डिफाइन कैसे किया जाएगा इस चार्ज को, हम लोग ये समझते हैं, डेफिनेशन पे समझते हैं। क्या देखिए हम लोग कि चार्ज बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, चार्ज बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, और इनके आने से एक फोर्स या तो रिपल्सन का या तो अट्रैक्शन का देखने के लिए मिलता है। अब सबको जोड़ के सोचिए, हम बोल सकते हैं कि चार्ज is the property of a body, an inherent property of a body, by virtue of which it is able to show the attraction as well as repulsion। यानी कि चार्ज क्या है, बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। क्या होता है इससे, इससे ये अट्रैक्शन और रिपल्सन का फिनोमिना शो करता है। आ रहा है बात समझ में? चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। अब बात आ जाती है कि एक कूलम्ब का चार्ज हम लोग किसे कहेंगे। एक कूलम्ब का चार्ज जो है वो किसी बॉडी के ऊपर यदि एक कूलम्ब का चार्ज आता है तो इसका मतलब क्या है, वो बॉडी के ऊपर एक कूलम्ब के चार्ज आने का मतलब क्या। ठीक, जैसे हमारे पास एक बॉडी है ए और इसके ऊपर 1 कूलम्ब का चार्ज है। 1 कूलम्ब का हम लोग सपोज कर लेते हैं कि निगेटिव चार्ज है, 1 कूलम्ब का निगेटिव चार्ज इस बॉडी के ऊपर है। तो फिर आखिर इस बॉडी के साथ क्या हुआ होगा, 1 कूलम्ब का निगेटिव चार्ज कैसे आया होगा। तो हम लोग एक चीज जानते हैं, यदि इसके ऊपर 1 कूलम्ब का निगेटिव चार्ज आया है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आए होंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन आए होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे हमको ये सोचना है। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज यदि आया होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन यदि आएगा तो कितना चार्ज लेकर के आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज लेकर के आएगा। आ रहा बात समझ में? तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि 1 कूलम्ब का चार्ज, 1 कूलम्ब का चार्ज। तो भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 1 कूलम्ब के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, 1 कूलम्ब के लिए बताइए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, सोचिए। तो 1 कूलम्ब के लिए यूनिटरी मेथड लगाते हैं, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19
अब यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाए तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 19 अपॉन 1.6। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 18 अपॉन 1.6, और 1.6 से इसको यदि घटाते हैं तो 6.25 कितना आया, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन जब किसी बॉडी पर आकर के डिपॉजिट होंगे तो वो बॉडी कितना चार्ज कैरी करेगा, वो बॉडी 1 कूलाम का चार्ज कैरी करेगा। नोट डाउन करिएगा कि 1 कूलाम के चार्ज को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ती है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। इतने इलेक्ट्रॉन जब किसी बॉडी को छोड़ करके चले जाएं या जब किसी बॉडी में आकर के लग जाएं तो इतने इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से उस बॉडी के ऊपर 1 कूलाम का चार्ज जनरेट होता है। ठीक, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखिए, ठीक है बाबा, अब देखिए आप लोग, अब हमारे पास टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम लोग शुरू में चर्चा किए कि हमारे पास एक बॉडी ए थी और एक हमारे पास बॉडी बी थी, इन दोनों को हम रब किए तो हो सकता है कि ए का इलेक्ट्रॉन बी में गया, फिर बी का इलेक्ट्रॉन ए में आया हो। ठीक, अब जैसे सपोज कर लेते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस बॉडी का 1/3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका 1/3 पार्ट निकल करके बॉडी बी में जाए, क्या ऐसा हो सकता है? ठीक, तो जी ध्यान दीजिए कि जब भी बॉडी ए से बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 5 इलेक्ट्रॉन। अब समझ गए होंगे आप लोग, ऐसे इंटीग्रल नंबर में इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाते हैं। कभी भी 1/3, 2/3 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नहीं जाता है। तो चार्ज की यहां पर एक प्रॉपर्टी क्या है कि चार्जेस हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, हमेशा और हमेशा चार्जेस क्वांटिटाइज्ड होते हैं। चार्जेस हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, क्वांटिटाइज्ड होते हैं। क्वांटिटाइज्ड होने का मतलब जब भी चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल, जो सब एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर चार्ज है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर चार्ज है, इसके इंटीग्रल मल्टीपल के साथ जाता है। मतलब जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है इसके लिए हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन यदि गया तो कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ई के ऊपर कितना चार्ज है। अच्छा, यदि 2 इलेक्ट्रॉन गए तो कितना चार्ज, 2e। यदि 3 इलेक्ट्रॉन गए तो कितना चार्ज, 3। जरा ऐसे ही सोचिए, यदि n इलेक्ट्रॉन गए, यदि ऐसे ही सोचिए n इलेक्ट्रॉन गए तो कितना होगा, ne। ये है हमारा एक फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। मतलब कहने का ये है कि जब भी एक बॉडी के ऊपर चार्ज आए या एक बॉडी से चार्ज जाए तो वो हमेशा जो सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में जाता है, जहां पर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये सारी वैल्यू जो है वो होंगी। अब इसी चीज का इस्तेमाल करके अभी जो प्रीवियस वाला हम लोग देखे कि 1 कूलाम के चार्ज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिल करके कूलाम का चार्ज बनाते हैं, इसको हम इस मेथड से भी सीख सकते हैं। देखिए कैसे, हमको एक बॉडी के ऊपर चार्ज, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू NE। बॉडी के ऊपर चार्ज कितना चाहिए, तो बॉडी के ऊपर चार्ज चाहिए 1 कूलाम। अब बताओ 1 कूलाम इक्वल टू n हमको निकालना है, और E का मतलब हम समझते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यही होता है। ठीक है, अब यहां पर जरा सोचो, ये सारी क्वांटिटी को ट्रांसफर करते हैं तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इक्वल टू n होगा। फिर से वही कैलकुलेशन आया पहले वाला, इसको ऊपर ले जाए, इसको ऊपर यदि ले जाते हैं तो क्या हमको देखने के लिए मिलेगा, इसको ऊपर ले जाए यदि तो हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन 1.6 इक्वल टू n। अब यहां पर फिर क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर, सॉरी
ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 18/1.6 इक्वल टू m। आ रहा है बात समझ में। फिर यहाँ पर यदि हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो आएगा कितना 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 कूलम का चार्ज जनरेट करेंगे। आ रहा है बात समझ में। तो ये हो गया हम लोगों का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के बाद इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आगे अभी और इलेक्ट्रिक चार्ज की और अभी प्रॉपर्टी बाकी है, उसको हम लोग अगले वीडियो में जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, यदि पसंद आए जो मैं पढ़ा रहा हूं, यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।